हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती इन 18 पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम 20 सितंबर 2015 को हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों ऐसा सोल्यूशन आपने कहीं भी देखा हो ना तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी मत देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और अगर ना देखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और शेयर तो करते ही जाना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दाई बराबर है। आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा ना, और ऑप्शन पे नज़र डालना दोस्तों, ऑप्शन पे नज़र बहुत ही ज़रूरी है। आपने ऐसा पढ़ा स्टेटमेंट और ऑप्शन भी मार्क कर दिया मात्र 1 सेकेंड में। कैसे, ये आप भी कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर ना देखी हो पिछली वीडियो तो देख लेना। मैंने बताया था कि 10,000 लिखा हो और 10,100 लिखा हो, 10 दाई। हज़ार का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से सीरीज चलती है। जब भी इकाई कहे तो किसका गुणा करना, 1 का। दाई कहे तो गुणा 10 का। सैकड़ा कहे तो गुणा 100 का। हज़ार कहे तो गुणा 1000 का। इस तरीके से सीरीज बढ़ती रहती है। तो हमने क्या देखा है इसमें, हमने कहा कि 10 दाई का मतलब समझे, 10 लिखना है और दाई का मतलब गुणा 10। 10 गुणा 10 करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। 10 दाई का मतलब 100 होगा। 10 100 का मतलब क्या होगा, 10 100 का मतलब 100 का गुणा मतलब 2 जीरो चिपका दिए, 2 जीरो ये हो गए। 10,000 लिखा मतलब 1000 का मतलब 3 जीरो चिपकाने हैं और 3 जीरो चिपका दी। अब हमें क्या देखा, हमने ये देखा कि मैंने इतनी जल्दी आंसर कैसे मार दिया। ऑप्शन पे नज़र डाली और मैंने ये देखा, पता क्या, कि लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। लास्ट 2 डिजिट 2 जीरो आ रहे हैं, तो ऑप्शन में भी लास्ट 2 डिजिट 2 जीरो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब जोड़ोगे तो लास्ट इन सबको जोड़ना, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, लास्ट में 2 डिजिट जीरो आएंगी। समझ रहे हो, लास्ट में 2 डिजिट ऑप्शन में देखो किस में आ रही हैं, ऑप्शन बी के अलावा किसी भी ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट जीरो नहीं आ रही हैं दोस्तों। इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो आपकी समय की बचत होगी और बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाओगे दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं, वो देख लीजिए तो और समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। तो क्या कह रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। दोस्तों ये पढ़ा आपने और आंसर पता कितना आ जाएगा, सिर्फ पढ़ते ही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा देखना, जब भी मैंने बताया था कि जैसे किसी का स्थानीय मान निकालना हो 56,431, अगर 6 का स्थानीय मान बोल रहा है ना तो 6 के नीचे 6 लिखिए और राइट हैंड साइड में देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3, उतने जीरो चिपका दीजिए। और आपको बताया था कि अंकित मान निकालना हो ना, किसी भी नंबर का अंकित मान वही रहता है दोस्तों, किसी का भी अंकित मान निकालिए, ये कोई भी, जैसे 4 का अंकित मान 4, 5 का अंकित मान 5, 6 का अंकित मान 6। तो आप मुझे बताओ, और पूछ क्या रखा है, अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो 6,000 और में 4 घटाएंगे, 6,000 में जब 4 घटाओगे ना, इसी का डिफरेंस पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, ये ओरली नहीं कर सकते, 6,000 में जब 4 घटाओगे तो क्या 999 आएगा। अरे ये तो बहुत 5,000 के ज़्यादा गैप हो गया दोस्तों। आप बताओ 5600, 6,000 में जब 400 घटाओगे ना तब 5600 आता है दोस्तों। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 6,000 में आप 4 घटा रहे हो, मात्र 4 घटा रहे हो दोस्तों, तो 2 तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन की सी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे होगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,112 को 11 से भाग और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करा है, एक संख्या दे रखी है, उसमें 11 से भाग करना है और जो शेषफल आएगा, और एक जो दूसरी संख्या दे रखी है उसको 13 से भाग करना है, उसका जो शेषफल आएगा उन दोनों का योग क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको 11 लिखना है और 11 से भाग देना है इस संख्या को, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या करना है, 13
लिखना है, 13 223 को भाग करना है। अब इसमें जो शेषफल आएगा ना उसको मुझे जोड़ना है, बस ये पूछा गया तो करते हैं भाग। क्या 11 एकम 11, 2 में तो 1 गया, 1 हासिल लिया, 11 एकम 11 ख़त्म, 1 उतारा लिया। अब 1 तो जाएगा नहीं तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, 2 को भी खींच लेंगे, तो 11 एकम 11, तो कितना आएगा हमारा शेषफल 1, समझ गए। 2 में से 1 गई 1। अब देखो इधर 13 से 13 क्या काम है, 13 एकम 13 ख़त्म, 2 लिया। अब 2 का जाएगा नहीं भाग तो 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, 1 2 और खींच लेंगे, ये तो सब पता ही होगा आपको। तो 13 एकम 13 कितना बचा, 13 9 22 होता, 9 बचा, 9 बचा। अब क्या करेंगे, 3 लेंगे, तो 13 7 91, शेषफल कितना बचा 2। यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा। अब क्या कह रहा है आपको कि शेषफलों का योग है। शेषफलों का योग कितना हो गया, 2 और 1, 2 1 3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है खास। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। बहुत सही। अब क्या कह रहा है कि यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर इनके बीच की दूरी होगी। ये ऑप्शन दे रखे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और आज इसको समझ लीजिए अगर कल ना समझ पाए हो तो। क्या कह रहा है कि आधा सेंटीमीटर की दूरी क्या है, आधा सेंटीमीटर ये है। आधा सेंटीमीटर की दूरी किसको निरूपित करता है, 125 किलोमीटर को, 125 किलोमीटर को। अब क्या कह रहा है कि यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है कि 2000 किलोमीटर है इनके बीच की दूरी, तो हमको ये बताना है कि मानचित्र पर, चूंकि ये मानचित्र पर है तो यहाँ पर क्या दूरी होगी, ये मानचित्र पर बतानी है। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है कि 125 किलोमीटर दे रखा है, 2000 किलोमीटर बनाना है। 125 किलोमीटर को 2000 किलोमीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आप थोड़ा सा सोचिए। जैसे मैं कहूँ 125 अट्ठे जाओगे ना, 25 अट्ठे 200 और 8 एकम 8, 8 2 10, 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है। हमको बनाना कितना है, 2000 बनाना है। तो 125 अट्ठे 1000, तो मतलब 16 टाइम जाओगे ना, इसका डबल करोगे तो 2000 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि गुणा 16 करोगे, गुणा 16 करना पड़ेगा तभी तो 2000 आएगा। 125 गुणा 16 इक्वल टू 2000। ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, समझ रहे हो। अगर ना समझ पाओ तो ऐसे कर लो ना सीधा। आपको क्या करना है, 2000 में 125 का भाग करना है। तो 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, समझ गए। ये बचा 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ तो 25 अट्ठे 200 हो गया, 80 हो गया, समझ गए। 25 अट्ठे 200 कट गया, 1 जीरो बच गया, 25 अट्ठे 200 और 1 जीरो लग गया। आप देखो 5 से काट दो, 16 80, 16 आया। इस तरीके से समझ लो 125 गुणे 16 करोगे तब 200 किलोमीटर आएगा। इसका मतलब ये मानचित्र को दर्शाने के लिए मुझे गुणा 16 करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 16, 1/2 इंटू 16 कितना आएगा, ध्रुवट 16। इसका मतलब ये है कि 2000 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में कितना दर्शाता है, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखो 8 सेंटीमीटर कहीं दे रखा, हाँ ये दे रखा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाए होंगे दोस्तों इस सवाल को। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। समझ रहे हो बात को। अब क्या कह रहा है कि यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो बताना ये है कि सिडनी में समय क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और पता क्या, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको इन दो समय का गैप देखना है। जो गैप होगा वो जोड़ देना है, बस आ जाएगा सिडनी का। तो चलिए देखते हैं कितना गैप है। पहले क्या कह रहा है कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में कितना है 8:49 PM। ये तो आप समझ रहे, PM मतलब शाम के समय की बात हो रही है, रात में। अब क्या कह रहा है कि अगले समय 1:19 AM बच रहा है, 1:19 AM हो रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि
कितना समय हो रहा है, ये कहाँ सिडनी में हो रहा है, ठीक है। अब हमको इन दोनों समय के गैप निकालना है। आप बताओ 8:49 PM से लेके 1:19 AM तक कितना गैप होगा। 8:49 से अगर मैं इसमें क्या करता हूँ 11 मिनट जोड़ देता हूँ, 8:49 में 11 जोड़ देता हूँ, कितना बनेगा 9 बजेगा, 9 PM बजेगा। 9 से फिर 3 और जोड़ दो, 9 3 12, हम 12 AM पे पहुँच जाएंगे, रात वाली बात है। 12 AM पे पहुँच गए, 12 AM के बाद 1:19 और, मतलब 1 घंटा 19 मिनट और लगेंगे। तो 1 घंटा 19 मिनट ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, ठीक है, ये जो 3 जुड़े, और 11 मिनट जो हमने एक्स्ट्रा जोड़े थे वो 11 मिनट हो गए। तो देखो कितना मिनट हो गया, 9 1 10, 1 1 2 और 3, समझ गए। 19 11 कितना होता है 3 30 और 3 1 4। तो मतलब ये है कि 4 घंटा 30 मिनट आगे चल रही है। जो सिडनी है वो दिल्ली से कितना है 4:30 फास्ट है, 4 घंटा 30 मिनट फास्ट है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना क्या है, दिल्ली में समय अगर 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा, आप मुझे बताओ। 11:19 AM दिल्ली में और 4.5 घंटा एक्स्ट्रा हमको सिडनी में चाहिए। तो बताओ ये तो हो नहीं सकता। AM वाले सब गलत हो जाएंगे, क्यों? गलती से अगर एक AM और दे रखा होता ना तो उस ऑप्शन उड़ा देते हम, एक ही ऑप्शन सही हो जाता। अब 4.5 घंटा जोड़ोगे 11:19 AM पर, खाली मात्र कुछ मिनट के बाद PM बन जाएगा। 12 जैसे 12 बजेगा वो PM में कन्वर्ट हो जाएगा, PM लगने लगेगा। अब 4.5 घंटे तो जोड़ने हैं तो वो PM ही रहेगा, PM रहेगा तो AM आंसर क्यों होगा, समझ गए बात को। अब देखो 11:19 में जब 4.5 जोड़ोगे तो 11 4 15 और 19 और 30 49, समझ गए। तो 15:49, 15:49 रेलवे की भाषा है। तो अपनी भाषा क्या है, कितना बज गया 3:49, क्योंकि 15:49 हो गया, 15:49 हो गया। 15:49 का मतलब क्या होता है 12 + 3, 12 3 15, मतलब 3:49, 3:49 क्या होना चाहिए PM, 3:49 PM। देखो ये तो है नहीं, ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, समझे बात को। अगर गलती से 1 AM और दे रखा होता ना तो ऑप्शन उड़ा देते हम, खाली एक ही ऑप्शन हो जाता है जिसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बार बार आपके एग्जाम में समय पर आधारित क्वेश्चन बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना उनमें से एक सवाल 100% ही टाइम से आ रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए और पेपर में ना बहुत अच्छे से करके आना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहने की। ये रहा दोस्तों आपके सामने 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, बहुत सही। और क्या कह रहा है कि इन विद्यार्थियों का 2/3 दोस्तों लड़के हैं। और दोस्तों क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं दोस्तों। क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है कि कुल खिलाड़ियों की संख्या है। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में फिर से मैं कह रहा हूँ कि बार रिपीट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। देखिए क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थी टोटल कितने दे रखे हैं, 660 दे रखे हैं, ठीक है, 660 विद्यार्थी टोटल। अब क्या कह रहा है कि इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। अब बताओ 2/3 करोगे कितना आ जाएगा, काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 यहाँ आया, 220 और इंटू 2 कितना आया 440। अब मुझे बताओ 440 क्या हो गए, 440 आपके बॉयज हो गए। टोटल विद्यार्थी हैं कितने 660। जब 440 बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी ऑटोमेटिक 220 हो जाएंगी, तभी तो टोटल 660 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। लड़कियों की संख्या कितनी का 3/4, ठीक है, खिलाड़ी है ये। और लड़कियों की संख्या कितनी है 1/4, ये खिलाड़ी है। हमको ये निकालना है और बताना है कि कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। बहुत आसान है, 4 से कटा 1 1 0, तो 11 × 3 33 और 1 0 330, तो यही आ गया 330, ये आ गया। इसका मतलब मुझे कुछ और चाहिए तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि 333 दे रखा। आप क्या करा 220 काट दो, 4 पंचे 20, 2 फिर 4 पंचे 20, 330 में जब 55 जोड़ोगे तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा, 330 में जब 55 जोड़ोगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 385।
उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ पा रहे हो तो बेल आइकन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ना बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। दोस्तों सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब समझते हो, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम, और सबसे बड़े मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात कर रहा है दोस्तों। 30, 36 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उनका गुणनफल करना है दोस्तों। मुझे ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने 30, 36, 42 पढ़ा और ऑप्शन देखे ना तो ऑप्शन इतने पुअर दे रखे हैं दोस्तों कि ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी तीनों गलत हो जाएंगे दोस्तों, और ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। कैसे हुआ ये दोस्तों आप भी कर सकते हो। पता क्या, थोड़ा सा लॉजिक समझाऊंगा ना और आप कहोगे इतनी ही जल्दी हो सकता है दोस्तों। देखना कैसे। 30, 36, 42 का जब भी हम एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे, अब मुझे बताओ एचसीएम निकालोगे ना 30, 36, 42 का, 30, 36, 42 का एचसीएफ क्या होता है। इसमें 30 में देखो 3 का मल्टीपल आ रहा है, 36 में 3 का आ रहा है, 42 में 3 का आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा जो भी होगा वो 3 का गुणनखंड होगा, 3 का गुणनखंड होगा और समथिंग एलसीएम निकालोगे, समझ रहे हो। 3 का गुणनखंड और एलसीएम निकालोगे, इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा हमारा वैल्यू वो 3 से कटेगी, समझ गए। जैसे 3 गुणा 2 करोगे तो हमारा कितना आएगा 6। अब ये 6 हमारी 3 से कटनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जब क्योंकि इसका फैक्टर है तो इसका डिवाइड भी होगा ना 3 से। अब देखो 3 से संख्या कौन कट रही है, 3 से डिवाइड होने का रूल मैंने बता रखा है कि सभी अंक का सम करोगे ना, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अब देखना 7, 4, 11, 6, 17 नहीं कटेगा 3 से, 7, 6, 13 और 6, 19 नहीं कटेगा, 7, 6, 13 और 5, 18 ये कट जाएगा, समझ रहे हो। और देखो 7, 5 ये तो सेम रखा है, ये 18 ये ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसके बाद मैंने क्या सोचा। अब देखो 42, अगर मुझे एलसीएम निकालना है ना तो 42 का मल्टीपल होगा। 42 का मतलब क्या होता है 7 गुणा 6, मतलब एलसीएम जब भी आएगा ना उसमें 7 का मल्टीप्लाई जो होगा 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 गुणे समथिंग आएगा एलसीएम हमारा जो भी आएगा। आप निकाल लेना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए खाली। एलसीएम जो भी आएगा वो 7 का मल्टीप्लाई आएगा और आंसर चूँकि जो कुछ भी आएगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो। तो एलसीएम हमारा 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि आंसर जो भी आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, मैंने इतनी फास्ट इसीलिए कर दिया था। अब देखो 7 से डिवाइड कौन होगा, 7 एकम 7 ये 65 ये कटेगा नहीं, 7 निम 63 और 2 65 20 आया कटेगा नहीं, 7 एकम 7 0, 7 8 56 0 ये 7 से कट रहा है। इसीलिए आप देखिए ना जब भी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड निकालना हो ना तो आप कुछ मत कीजिए, आप देखना कि सबसे छोटी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन देखो इसमें। वैसे तो अगर मैं एचसीएम निकालना जाऊँ तो 6 56 30 6 36 6 7 42 एचसीएफ हमारा 6 आएगा, डायरेक्ट हम देख सकते हैं 6 आएगा। इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा तो 2 ऑप्शन ये डायरेक्ट खत्म हो गए। साथ ही साथ देखना है आप कि 42 जो कि एलसीएम का मल्टीपल आएगा, 42 मतलब 7 गुणे 6 जो भी एलसीएम आएगा वो उसमें 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब जो भी संख्या आएगी वो 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। 7 से डिवाइड होगी तो 7 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपने ऑप्शन पे नज़र रखी ना तो आपको एलसीएम और एचसीएफ पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। सिर्फ ऑप्शन से खेलना है और समय इसी तरीके से बचाया जा सकता है दोस्तों। यही वो तरीका है जो क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर और देखते हैं दोस्तों क्या कहने की उम्मीद कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनफंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। मतलब कहने का ये मतलब है कि 84 के जितने भी धनात्मक गुणनखंड हैं उनका योग बताना है, लेकिन वो 7 के गुणज होने चाहिए। तो दोस्तों क्यों ना हम 7 के गुणज ही देखें खाली, जो 84 को डिवाइड कर दें पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये है कि 7 का टेबल हमको पढ़ना चाहिए। देखो 7 एक गुणज हो गया 84 का, 7 जो है 84 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसके बाद क्या है 14, समझ लो। इसके बाद 14 भी कटता है पूरा पूरा, 14 84। अब 21 चौको 84, समझ गए।
7 14 21 28, देखो 28 भी कट रहा है ना, 28 दिया 84, ठीक है। अब देखो 35 कटता है, नहीं कटता है। 42 कट जाएगा बिल्कुल, 42 दूनी 84, समझ गए। 49 नहीं कटेगा, 56 नहीं कटेगा, 70 नहीं कटेगा। अब क्या कटेगा, स्वयं 84। 84 भी तो है 7 का गुणज, साथ ही साथ वो 84 पूरा 84 को काट देगा, 84 एकम 84। अब क्या कह रहा है कि उनका क्या करना है, योग करना है, बस इनको जोड़ना है बस आसानी से। जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, आप देखना यूनिट डिजिट देखना, 3 9 6 और 2 सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है। क्यों ना हम यूनिट डिजिट से खेल जाए। देखना 4 2 6 8 14 1 15 4 19 19 और 7 26, 26 का 6, इसका मतलब 6 आना चाहिए लास्ट यूनिट डिजिट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जब भी यूनिट डिजिट ना अलग अलग दे रखी हो तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करनी है दोस्तों। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, क्यों जोड़ना है यार जब हमारा यूनिट डिजिट से ही काम चल जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आपका अगला जो वीडियो आए उसमें भी आपका फायदा हो दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर पर माप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। बहुत सही। और क्या कह रहा है कि यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से एक अधिक है। अधिक मतलब कितना अधिक है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ना आप जब से मैं 2019 से लेकर 2015 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं ना, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सवाल इसका जरूर आ रहा है दोस्तों। तो अभी तक आयत और वर्ग के बारे में आप अच्छे खासे परिचित हो गए होंगे। जैसे मैं कहूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप क्या कहोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं कहूं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहोगे कि भुजा का स्क्वायर। अगर मैं कहूं आयत का परिमाप क्या होता है आप कहोगे चारों साइडों का योग, यानी मतलब 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं कहूं वर्ग का परिमाप क्या होता है तो आप क्या कहोगे 4a। इतनी चीज़ आपको पता है, इतनी चीज़ पता है। इसके बाद में आप एक चीज़ करना, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाता है ना बस आपको उतारना है। अब अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको इससे कैसे लगाना है। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं सवाल। क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। 4a बराबर कितना दे रखा 80। तो यहाँ से साइड निकाल जाएगी, साइड a बराबर कितनी हो जाएगी 4 से काट दो 20 बार जाएगा। तो वर्ग की साइड क्या हो जाएगी 20, समझ गए। अब क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 40। ये क्या हो जाएगी हमारी आयत की लंबाई। इतनी बात समझ में आ गई। जो कह रहा है बस वही करते जाइए, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है और आगे क्या कर, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। अब देखो आयत की चौड़ाई कितनी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आपको बताना यही है कि जो इसका क्षेत्रफल जो होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो 20 और गुणे 40 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, और भुजा का स्क्वायर करोगे तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब आपको यही बताना है कि ये इससे कितना अधिक है। तो 400 से 800 जाने के लिए मुझे 400 और चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 400 अधिक है। 400 अधिक है तो ऑप्शन में 400 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी बी ए ख़त्म। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि लकड़ी के बक्से में 10 290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, और बताना क्या है कि और एक बक्से का मूल दे रखा है कि 518 रुपये है, तो पुस्तक को पैक करने में बक्सा का कुल मूल है। बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या कह रहा है कि लकड़ी के बक्से में कितनी पुस्तकें पैक हो सकती हैं 10 290, और कह रहा है कि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं।
और एक बक्से का मूल दे रखा है, तो हमको ये बताना है। देखो टोटल पुस्तकें ये हैं, आपको पता करना है कि कितने बक्से लगेंगे, कितने बक्से लगे, मतलब एक बक्से में 98, टोटल बक्से में पुस्तकें कितनी हैं 10,290। तो एक बक्से का हम निकाल ले रहे हैं, एक बक्से से जब भाग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल बक्से कितने हैं। ठीक है, उसमें मुझे 518 का गुणा करना है, टोटल प्राइस पता चल जाएगा कितना मूल है। ये बात समझ पा रहे हो। हमारे पास जो चूँकि 10,290 पुस्तकें दे रखी हैं और 98 पुस्तकें एक डब्बे में पैक करनी है। आप मुझे बताओ, कोई चीज़ 10 रुपये है, मुझे 2 रुपये के सिक्के बताने हैं, तो 2 का भाग करेंगे तो 5 बार आएगा ना, 5 सिक्के होंगे, समझ रहे हो। इसी प्रकार से 10,290 सिक्के मान लो टोटल, 98 2 रुपये मान लो, तो भाग करोगे जितना आएगा उसमें 518 का गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल मनी आ जाएगी, समझ रहे हो। भाग करते हैं, देखो 98 से 102 काटोगे, 98 एकम 98, बचे कितने 3, 39 हुआ। बचे कितने 98 एकम 98, बचा कितना 4, कितना हुआ 49। 49 चूँकि कटेगा नहीं तो एक जीरो ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा 490। अब देखो 98 जो है 490 का कितना है, जस्ट आधा ही तो है। देखना 98 का आधा करोगे कितना आएगा 49, समझ रहे बात को। तो 98 गुणे कितने बार जाएगा 5 बार, 98 गुणे 5 कितना होता है 490, 5 40, जीरो 5 निम 45 और 4 49, तो 98 गुणे 5 कितना हो जाएगा 490। तो टोटल बक्से कितने हैं 105 बक्से। 105 बक्सों में 98 पुस्तक की एक 105 बक्से में डालोगे ना तो 10,290 देगा टोटल पुस्तकें, समझ रहे हो। अब देखो 105 टोटल बक्से हैं हमारे पास, एक बक्से का मूल 518, तो टोटल बक्सों का मूल कितना हो जाएगा 518 गुणे, ये चीज़ समझ गए। बस आपको पता टोटल गुणा भी नहीं करना है। अगर यूनिट डिजिट से देखोगे ना 0 2 8 2, आप मुझे बताओ 5 का जब 8 में गुणा करोगे, किसी भी संख्या का 5 में 8 का गुणा कर दो, 65 40, लास्ट में कितना आएगा हमारा 0। आगे जो कुछ भी आता रहा हमें क्या लेना देना यार, लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 कौन होगा, ऑप्शन ए के अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता दोस्तों। ये बात समझ रहे आप ना। ऑप्शन पे नज़र, जैसे आपने थोड़ी कैलकुलेशन की आपने ऑप्शन पे नज़र डाली, थोड़ी कैलकुलेशन की ऑप्शन पे नज़र डाली, तो इससे होता क्या है आपका समय बचाया जा सकता है दोस्तों। कई बार पता गधों की तरीके से लग मत जाना कि 105 गुणे 518 कितना होता है, तब जाके आंसर जब इतना गुणा करोगे तब जाके 54,390 मिलेगा, समझ रहे बात को। 105 गुणे 518 करोगे, अगर आपने ये देख लिया ना 5 गुणे 8 कितना होता है 40, लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ऑप्शन ए के अलावा कोई ऑप्शन सही हो नहीं सकता दोस्तों। इतनी बात समझ रहे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया हो ना, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा। क्वेश्चन नंबर 11वां दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 घनाभकार बक्सों की बीमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। ठीक है, ये घनाभकार बक्से की बीमाएं देंगी, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 2 3 4। लंबाई 20 25 18, इसकी 23 20 20 20 22 21 24 20 19। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए 18,440 टोटल वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 प्रकार की बीमाएं दे रखी हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इन चारों का मुझे वॉल्यूम पहले पता करना चाहिए, तभी तो मैं बता सकता हूं कि 18,440 सेंटीमीटर जो कि घन पैक करने हैं वो कौन से बक्से पूर्ति करेंगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इन सबका वॉल्यूम निकालना जल्दी जल्दी। अब वॉल्यूम निकालने के लिए घनाभकार का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, समझ रहे हो। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करो, देखो 20 25 और 18 करना है गुणा 25 दूनी 50 500 और 18 25 90, मतलब कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 9000, समझ गए। 25 दूनी 50 500 और 18 25 90 और 2 जीरो चिपका दिए, 9000 आ गया पहले का वॉल्यूम, समझ रहे हो। अब देखो दूसरे का 23 दूनी 46 और 46 दूनी कितना होता है 92, समझ रहे हो। या तो ऐसे कर दो 2 दूनी 4 और 23 चौको 92 और 2 जीरो चिपका दो, वॉल्यूम निकालना है कितना आ जाएगा दूसरे का वॉल्यूम 9200, समझ रहे हो।
मुझे टोटल चाहिए कितना, 18,440। अब देखना ये कि कौन सा मुझे 18,440 बना के दे रहा है, ठीक है। अब देखो 22 गुणे 21 गुणे 20 करना है। इसको कैसे करेंगे हम, पहले 21 का गुणा 22 में कर दो। 21 दूनी 42 की 2, हासिल लगी 4। 21 दूनी 42 और 4 46, 462। 462 का डबल करना है, कितना आ जाएगा, 1 जीरो पहले रहेगा, फिर दो दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9, 9240 आया तीसरा, ठीक है। अब चौथा देखो 24 गुणे 20 गुणे 19। अब देखना यहाँ से बहुत ही आसान तरीका, अभी देखना। अब देखो 24 दूनी, ऐसे देख लो 24 दूनी कितना हुआ, 24 दूनी 48, ठीक है। 480 गुणे 19, समझ रहे बात को, ऐसे कर लो या तो आप ऐसे कर लो 24 गुणे पहले 19 कर लो, 24 गुणे 19 कर लो। 19 चौको 76 की 6, हासिल लगी 7। 19 दूनी 38, 38 और 7 45, 456 और 456 का डबल करना है, कितना हो जाएगा, 2 छंग 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 चौको 8 1 9, 9120 चौथे का वॉल्यूम। जैसे ही मुझे वॉल्यूम पता चला ना, और लकड़ी का टोटल वॉल्यूम 18,440 है, आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन में 18,440 दे रहा है। अब पता क्या है, जैसे ही मैंने कहा 40, जो लास्ट में 40 है ना, ये सिर्फ एक ही दे सकता है, एक ही वॉल्यूम दे सकता है। वो कौन सा वॉल्यूम है, क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का स्टेटमेंट जो दे रखा है, वही हमारा स्टेटमेंट सिर्फ 40 दे सकता है लास्ट में। इसका मतलब तीसरा तो होना ही होना है ऑप्शन में। देखो तीसरा ऑप्शन में कौन कौन सा, इसमें पहला और दूसरा गलत, दूसरा और तीसरा होल्ड रखो, दूसरा और चौथा गलत, पहला और दूसरा गलत, 3 ऑप्शन गलत हो गए यार। तो ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। अगर यकीन नहीं मानते हो ना तो देख लो 9,240 और दूसरा 9,200। आप बताओ 9,200 और 9,240 कितना बनेगा, 18,440 बनना है, यही हमको चाहिए। 18,440 ही तो घनों को पैक करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों को ऑप्शन पे नज़र रखना ना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन पे नज़र रखोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन ना बहुत ही जल्दी वे से आप आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन देखो, थोड़ी कैलकुलेशन करो, ऑप्शन देखो, इस तरीके से करोगे ना तो समय को बचाया जा सकता है। और क्वेश्चन ना मात्र 5-6 सेकंड लगेंगे आपको सिर्फ वॉल्यूम करना, कैसे मल्टीप्लाई करना ये आपने देख ही लिया होगा अभी, समझ रहे हो। मल्टीप्लाई करना भी एक कला है दोस्तों। ये आप देखना किस संख्या का गुणा करें ताकि हमारा मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी तरीके से हो सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। निम्नलिखित क्या है, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन और 10 दिन। ये आपको गैस करना है, ठीक है। आपको करना कैसे है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होती है पता, 6 घंटों में जब मिनट कितने होंगे 6 गुणे 60, ठीक है। सेकंड करेंगे तो गुणा 60 करेंगे, ये मैं पिछले लेसन में बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना है कि कितने दिनों के बराबर है, ठीक है। डे लिख दिया, कितने दिन के बराबर, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, बता क्या रहा है मिनटों की संख्या, एक दिन में 24 घंटे। अगर मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 60 करना पड़ेगा, बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखना 60 से 60 खत्म, ठीक है। 6 चौको 24 और 15 चौको 60, 15 बार। तो डे बराबर कितना आ गया हमारा, 15 दिन, 15 डे। समझ रहे हो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेणु जी हैं अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती हैं, ठीक है। लगाओ टाइलें। अब क्या कह रहा है कि टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदें जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। क्या कह रही हैं कि इतने मीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी टाइलें खरीदना चाहती है और नीचे साइज दे रखे हैं ऑप्शन में कि वो इन ऑप्शन में से कौन सा साइज खरीदे कि वो जो टाइल जो है वो बिना काटे लग जाए और टाइल कोई भी एक बर्बाद ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो क्यों ना हम सेंटीमीटर में कर लें। तो 900 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू 700 सेंटीमीटर के वॉल्यूम चाहिए, ठीक है।
अब आपको देखना ये है ऑप्शन में कि कौन सा पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कटेगा तभी तो टाइलें बर्बाद नहीं होंगी दोस्तों। देखो ऑप्शन पहले लिया 40 और 65। अब 40-65 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 65 जो कि दे रखा है, नीचे कितना आएगा, अगर मैं 5 से काटूँ तो नीचे कितना आएगा 13, 20 काट दो, 9 गुणे 20 आएगा। अब देखो 13 किसी से कटेगा नहीं, 13 किसी से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये टाइलें जो हैं वो पूरी पूरी नहीं कटेंगी, तो ऑप्शन ए हमारा खत्म हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। कैसे, 55 दे रखा, 55 दे रखा मतलब 5 ऊपर जाएगा ना, तो 11 × 5 होता है 55, 65 क्या होता है 13 × 5 होता है। 13 एक ऐसा नंबर है जो किसी वो स्वयं, ऊपर देखना ऊपर 9 गुणे 7 दे रखा है यार, 13 9 गुणे 7 को काटेगा, कभी नहीं काटेगा। 11 क्या 55 देखो 11 गुणे 5 है, क्या 11 9 और 7 को काटेगा। ये दो ऑप्शन ना, ये दो ऑप्शन तो देखते ही आपको गलत कर देना चाहिए, मात्र 2 सेकंड में ही ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। अब देखो ऑप्शन सी को चेक करेंगे ना, अगर ये सही हो रहा है तो ठीक, अगर गलत हो रहा है ना तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी की फिर सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है। अगर ऑप्शन सी सही हो रहा है तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होने वाला है। समझ लो बात को। चलिए देखते हैं 35 × 45 क्या पूरा पूरा कट रहा है हमारा। यहाँ देख लो, मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ऊपर क्या लिखा 900 सेंटीमीटर। अब देखो 35 × 45, जब 35 × 45 की टाइल लगेंगी तो पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 7 पना 35 और 9 पना 45, नीचे का 25, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 बटे 25। अब देखो 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100। इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे 35 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की टाइलें लेनी है, जो कि 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे पर लग जाएगी, पूरे एकदम फिट तरीके से, कोई भी टाइल को बिना काटे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहने की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। बहुत सही, ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें मुझे चेक करना है कि इन 4 ऑप्शनों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं 25 शतांश। चूँकि शतांश का मतलब मैंने बताया था कि 100वां भाग, किसी भी नंबर का 100वां भाग क्या होता है, शतांश होता है। जैसे 25 का 100वां भाग क्या होगा 25/100, ये हमारा क्या हो जाता है शतांश। समझ रहे हो बात को, मैंने कल बताया था। अगर ना समझ पा रहे हो तो कल की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए हमारा सही है। मुझे पूछ क्या रहा कौन सा सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये तो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 0.57 बराबर है 0.5700 के। देखो 0.57 का मतलब समझे, अगर समझ में ना आ रहा तो पॉइंट हटाओ, 1 लगा और 2 जीरो चिपका दिए। ये कह रहा है इसके बराबर किसके 0.5700 के, ठीक है। देखते हैं क्या बराबर आ रहा, पॉइंट हटाया 1 2 3, ये 4 जीरो लगा दिए, 2 जीरो खत्म। अब देखो 57/100 जो कि बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। अब देखना समझदारी वाली बात, देखना समय हम कैसे बचाएं। अब सी और डी ऑप्शन बचे हैं। सी और डी ऑप्शन में मुझे एक ऑप्शन चेक करना है, बाकी बाद में जो भी ऑप्शन बचेगा या तो वो सही होगा या तो वो सही नहीं होगा। समझ रहे, जैसे मैंने सी ऑप्शन को उठाया और वो अगर सही निकला तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं होगा 100%, ठीक है। अगर ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा 100%। तो क्यों ना हम ऑप्शन डी को उठाएं, और ऑप्शन डी को मैं इसलिए उठा रहा हूं कि मुझे आसान लग रहा है, कैलकुलेशन आसान है, समय भी बच सकता है। अगर ऑप्शन डी हमारा सही हुआ तो ये तो 100% गलत होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी सही नहीं हुआ तो ये सही होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ पा रहे हो। अब देखना ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 2009 मिलीलीटर, 2 लीटर 9 मिलीलीटर के बराबर है, जो कि बिल्कुल सही है। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 2 लीटर बराबर 2000 प्लस कितना दे रखा 9 मिलीलीटर, टोटल कितना हो जाएगा 2009 मिलीलीटर, जो कि आपसे यही कहा गया कि 2009 मिलीलीटर। समझ रहे, इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। आप बताओ मुझे बिना चेक किए ही ऑप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया,
तो आपको करना क्या होता है कि जो जो ऑप्शन आपको बहुत ही सरल लगे ना उनको चेक करो, करते जाओ। अगर आपको पता, अगर वर्ग का क्षेत्रफल ना भी पता हो ना, कैलकुलेशन टफ लग रही है, अगर कुछ नहीं पता, अगर ना भी पता हो तब भी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे बात को। 3 ऑप्शन सही हो गए, तो ये ऑप्शन डी, चूँकि मजबूरी है, हमारे एग्जाम में 4 ही ऑप्शन दे रखे होते हैं, समझ गए। तो ऑप्शन सी जो है वो 100% सही नहीं होगा दोस्तों, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बात आप समझ गए होगे, तो समझ गए हो तो बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है और कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है कि 3.5 किलो सेब 57.60 प्रति किलो की दर से, ठीक है। और क्या कह रहा है 1.5 किलो आम 75.4 रुपये प्रति किलो की दर से, प्रति किलो की दर से, ये किलो वाइज या प्रति केला की बात कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। और हारून भाई साहब ने क्या किया कि 500 रुपये का नोट दिया दुकानदार को। अब आपको बताना ये है कि उसने 500 रुपये में कितने रुपए काट के तुमको दिए। दोस्तों इसी तरीका का सवाल ना अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होगे ना, अभी जो हाल ही में दिसंबर में जो 2019 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें बिल्कुल सेम पैटर्न का यही सवाल आया था। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यही नहीं सवाल आया, जितने भी सवाल आ रहे हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का सवाल आपने किया होगा दोस्तों। और चलिए एक बार और करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो करना कैसे है, आपको कैलकुलेशन देखना दोस्तों, कितनी आसान कैलकुलेशन है। क्या कह रहा है, उसने 1.5 दर्जन केले खरीदे। 1.5 दर्जन का मतलब समझे, 1 दर्जन में 12 केले, तो 1.5 दर्जन में 18 केले हो जाएंगे। तो 18 केले उसने कितने रुपए में खरीदे, क्योंकि एक केले का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 18 केले का मूल्य 18 × 2.5, समझ गए। अब क्या कह रहा है कि 3.5 किलो सेब उसने 57.60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे, ठीक है। तो कितने खरीदे, कितने रुपए में, 57.60 रुपये में कितने, 3.5 किलो खरीदे, समझ गए बात को। या मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्वांटिटी एक तरफ लिखता हूँ, प्राइस एक तरफ लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा कितने खरीदे, 3.5 किलो खरीदे, कितने रुपए में, 57.60, समझ गए बात को। अब देखो क्या कर रहा है कि 1.5 किलो आम 75.4 में, 1.5 किलो का मतलब समझे 1.5 kg, कितने, 75.4। अब यहाँ देखना, अब आगे क्या कह रहा है कि उसे 750 ग्राम, 750 ग्राम को मतलब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग किया तो 20 मतलब 0.75 kg, जो कि आप ऐसे ही देख सकते हो। तो उसने कितने रुपए में खरीदे, 120 रुपये प्रति किलो में, तो 0.75 हो जाएगा, समझ गए बात को। अब आपको करना क्या है, इन सब का गुणा करना है और आपको आंसर लिखना है, 500 में से काट के देना है। गुणा कैसे करेंगे ये बहुत ही आसान से देखना 18 का 2.5 में गुणा करो, 18 का 2 डबल कितना होता है 36, और 0.5 मतलब क्या है, 18 का आधा 36, और 18 का आधा कितना होता है 9, 36 9 कितना हुआ 45। ये चीज़ समझ गए। आप देखो 3.5 लिखा है, 57.6 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 × 18 की 8, 3 × 7 21, 1 22, 2 व 3 बचे 15, 2 17, 172.8 हुआ। और 0.5 का मतलब ये 57.6 का आधा, 57.6 का आधा कितना होता, 2 दूनी 4, 17 हुआ, दुर्वट 16 कितना हुआ, 8 8, 16 की 6, 8 2 10, 1 11, 7 2 9, 1 10, 1 1 2 कितना आया 201.6। ऐसी कैलकुलेशन करना है आपको। अब देखो 75.40 इंटू 1.5 है, मतलब 75.40, पहले 1 आएगा, कितना आएगा 75.40। अब 0.5 इंटू समथिंग मतलब 75.40 का आधा, 75.40 को आधा कितना, 2 3 6,
2 सत्ते 14, 1 15 हुआ, 2 सत्ते 14, कितना हुआ 7 4 11, यहाँ जीरो लगा दे, 0 7 4 11 की 1, ठीक है, 7 5 12, 12 और 1 हासिल 13, ठीक है, 7 3 10 और 1, मतलब 113.1 समथिंग आया। अब देखो 75 गुणे 120 करना है, 75.75 लिखा, इसको मैं 100 बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 4 तिया 12, 30 तिया 90, कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ गए। आप देखना बहुत ही आसान तरीके से। अब देखना हमको जोड़ना क्या है, 45 200 1.60 113.10, ठीक है, और 90, इतने रुपए का सारा आइटम हुआ है। अब 500 का नोट दिया, आप मुझे बताओ यूनिट डिजिट देखना, 85 95 30 10, ये चीज़ समझ गए। अब देखना 60 और 10 कितना हुआ, 70 हुआ। यहाँ जो भी आएगा 70 आएगा, दशमलव के बाद, दशमलव पहले इधर आएगा कितना 70, यहाँ जो कुछ भी आना मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। 70 आया, 0.70 आया, 500 का नोट दिया, 500 में जब 0.70 घटाओगे तो 0.30 आना चाहिए, 0.30, और जो मैटर जो दिखा रहा है 45 201 113 90, ये सब 500 में घटाएंगे, लेकिन लास्ट में जो आएगा दशमलव के बाद में वो 0.30 आएगा, 0.30 आएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही 0.30 दे रखा है। समझ रहे बात को, हमें पूरा जोड़ना भी नहीं है। इस तरीके से समय बचाओगे ना दोस्तों, तो आप बहुत आगे जाओगे और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इस तरीके से करो ना, ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन में इतने लूप होल होते हैं, हमें वही पकड़ना आना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप वो पकड़ लोगे। अगर आप मेरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो कि देख रहे हो, अगर ना देखी हो ना, तो वो देखना स्टार्ट कर दो, अभी भी समय है दोस्तों। 31 जनवरी 2021 को आप एग्ज़ाम दोगे ना, तब आपको अपने आप ऑटोमेटिक लॉजिकल आइडिया आने लगेंगे। जैसे मैं सॉल्व करवाता हूँ ना, सेम टू सेम आइडिया आपके एग्ज़ाम में भी आपके माइंड में आएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो दोस्तों ना, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो दोस्तों, जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।